इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए नेटवर्क थ्योरम्स एंड टेक्निक्स को यूज किया जाता है। क्यों? नेटवर्क एंड सर्किट इन दोनों टर्म्स का प्रॉपर यूज क्या होता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स कौन से होते हैं? आइडियल करंट सोर्स का क्या मतलब होता है? वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स एक दूसरे के डुअल होते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? करंट सोर्स की एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? थेवेनिन्स थ्योरम की एडवांटेजेस क्या हैं? नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन्स थ्योरम से किस तरह से डिफरेंट है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशंस के अंदर सर्किट का बिहेवियर कैसा होता है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? पावर सिस्टम को कभी भी मैक्सिमम पावर कंडीशंस के अंदर ऑपरेट नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जनरली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन के अंदर ऑपरेट होते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम नेटवर्क थ्योरम्स टॉपिक के 12 फंडामेंटल फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक्स के फंडामेंटल फैक्ट्स की ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट फंडामेंटल फैक्ट, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए नेटवर्क थ्योरम्स एंड टेक्निक्स को यूज किया जाता है। क्यों? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए नेटवर्क थ्योरम्स एंड टेक्निक्स को ऑफन यूज किया जाता है। उसके पीछे दो रीजन है। पहला, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है वो नेटवर्क थ्योरम्स एंड टेक्निक्स को यूज करने से एक सिंपल सर्किट में रिड्यूस हो जाता है। दूसरा, जो एनालिटिकल सॉल्यूशन होता है वो नेटवर्क थ्योरम्स एंड टेक्निक्स को यूज करने से वेरी इजी हो जाता है। सेकेंड फंडामेंटल फैक्ट, नेटवर्क एंड सर्किट इन दोनों टर्म्स का प्रॉपर यूज क्या है? नेटवर्क टर्म को जनरली यूज किया जाता है पैसिव एलिमेंट्स के आर्बिट्री अरेंजमेंट के रेफरेंस में, जबकि जो सर्किट टर्म होता है उसमें आर्बिट्री अरेंजमेंट में पैसिव एलिमेंट्स के साथ साथ एक्टिव सोर्सेज भी प्रेजेंट होते हैं। नेटवर्क मीन्स पैसिव एलिमेंट्स, सर्किट मीन्स पैसिव एलिमेंट्स एंड एक्टिव सोर्सेज। ये बात अलग है कि नेटवर्क एंड सर्किट इन दोनों टर्म्स में डिस्टिंक्शन मेक करने के लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। नेटवर्क एंड सर्किट ये दोनों टर्म्स ऑफन इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। थर्ड फंडामेंटल फैक्ट, आइडियल वोल्टेज सोर्स कौन से होते हैं? आइडियल वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज सोर्स होता है जो अपने टर्मिनल के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वोल्टेज सोर्स से कितने अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ हो रही है। ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस जीरो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो वहीं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज सोर्स होता है जो अपने टर्मिनल के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ दिस नॉन जीरो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट का है तो वोल्टेज सोर्स अपनी टर्मिनल के अक्रॉस 12 वोल्टेज को मेंटेन करेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल के अक्रॉस 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगा है या फिर 0.01 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। फोर्थ फंडामेंटल फैक्ट, आइडियल करंट सोर्स का क्या मतलब होता है? आइडियल करंट सोर्स वो करंट सोर्स होता है जो अपने टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड किसी भी वैल्यू के रेजिस्टेंस को सेम अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई करता है। ऐसा पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस इनफिनाइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो वहीं प्रैक्टिकल करंट सोर्स वो करंट सोर्स होता है जो अपने टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड किसी भी वैल्यू के रेजिस्टेंस को सेम अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई नहीं कर पाता। ऐसा होता है because of this non-infinite value of resistance. For example, अगर आइडियल करंट सोर्स 2 एम्पियर का है तो ये आइडियल करंट सोर्स अपने टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड किसी भी वैल्यू के रेजिस्टेंस को 2 एम्पियर करंट सप्लाई करेगा। फिफ्थ फंडामेंटल फैक्ट,
वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स डुअल होते हैं, इसका क्या मतलब है? वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स अपने इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इस डुअल वर्ड को यूज किया जाता है। जो वोल्टेज सोर्स होता है उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता है वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा होता है, जबकि करंट सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता है वो करंट सोर्स के पैरेलल में लगा होता है। अब इन दोनों ब्लैक बॉक्सेस को अगर ओपन सर्किट कर दिया जाए, यानी कि इन दोनों ब्लैक बॉक्सेस के पैरेलल में जो लोड रेजिस्टेंस लगा है उसको रिमूव कर दिया जाए, तो जो वोल्टेज सोर्स होगा वो तो किसी भी एनर्जी को डिलीवर नहीं करेगा, लेकिन जो करंट सोर्स होगा वो कुछ अमाउंट ऑफ करंट को अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को सप्लाई करेगा। करंट सोर्स जब ओपन सर्किट कंडीशन में होता है, मींस करंट सोर्स के अक्रॉस लगे हुए इस लोड रेजिस्टेंस को जब रिमूव कर दिया जाता है, तो इस शंट यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेट होती है, लेकिन वोल्टेज सोर्स के केस में ऐसा नहीं होता। वोल्टेज सोर्स को जब ओपन सर्किट किया जाता है, यानी कि वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगे हुए इस लोड रेजिस्टेंस को जब रिमूव किया जाता है, तो इस सीरीज रेजिस्टेंस में कोई पावर डिसिपेट नहीं होती है, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो पाती ओपन सर्किट की वजह से। यहाँ पे क्लोज पाथ क्रिएट नहीं हो पाता। 6 फंडामेंटल फैक्ट करंट सोर्स की एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? करंट सोर्स को कुछ सर्टेन डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। वो सर्टेन डिवाइसेस जो कांस्टेंट करंट के बिहेवियर को एग्जिबिट करती हैं। ट्रांजिस्टर उन डिवाइसेस का एक एग्जांपल है। करंट सोर्स को कुछ इक्विपमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे करंट रेगुलेटेड पावर सप्लाईज। करंट रेगुलेटेड पावर सप्लाईज वो पावर सप्लाईज होती हैं जो लिमिटेड रेंज के लोड रेजिस्टेंसेस को कांस्टेंट करंट सप्लाई करती हैं। करंट सोर्सेस को यूज किया जा सकता है सर्टेन नेटवर्क एनालिसिस प्रोसीजर में। 7th फंडामेंटल फैक्ट थेवेनिन्स थ्योरम की एडवांटेजेस कौन सी होती हैं? थेवेनिन्स थ्योरम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में रिड्यूस कर देता है। सिंपल सर्किट जिसमें होता है एक सिंगल सोर्स जिसका ईएमएफ होता है ईटीएच, इसे हम थेवेनिन्स वोल्टेज भी कहते हैं। इस थेवेनिन्स वोल्टेज के सीरीज में लगा होता है एक सिंगल रेजिस्टेंस आरटीएच, जिसे हम थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो थेवेनिन्स थ्योरम होता है ये कॉम्प्लेक्स सर्किट के लेसर इंपॉर्टेंट पोर्शन को ग्रेटली सिंप्लीफाई करता है, जिससे सर्किट के आउटपुट पार्ट के एक्शन को डायरेक्टली इनेबल किया जा सकता है। ये एक लीनियर नेटवर्क है जो कंटेन कर रहा है सेवरल ईएमएफ एंड रेजिस्टेंसेस, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। थेवेनिन्स थ्योरम क्या करेगा? इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देगा। थेवेनिन्स वोल्टेज जिसके सीरीज में लगा होगा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। एक नेटवर्क है जिसमें पर्टिकुलर ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, लेकिन उसके अलावा जितने भी रेजिस्टेंसेस एंड ईएमएफ सोर्सेस हैं वो कांस्टेंट हैं। तो उस केस में नेटवर्क की उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट को फाइंड करने के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल होता है थेवेनिन्स थ्योरम। 8th फंडामेंटल फैक्ट नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन्स थ्योरम से किस तरह से डिफरेंट होती है? हालांकि थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम इन दोनों थ्योरम्स को ही नेटवर्क और सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों थ्योरम्स में सर्किट के लिए जो अप्रोच यूज होती है वो डिफर होती है। नॉर्टन थ्योरम जो होता है वो थेवेनिन्स थ्योरम का कन्वर्स होता है। मींस नॉर्टन थ्योरम के केस में जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनता है वो सर्किट करंट जनरेटर को यूज करता है, जबकि थेवेनिन्स थ्योरम के केस में जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनता है वो वोल्टेज जनरेटर को यूज करता है। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है जिसे हम नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं आरएन, वो सेम होता है एज आरटीएच के, लेकिन ये करंट जनरेटर के पैरेलल में होता है। जबकि थेवेनिन्स थ्योरम के केस में जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट होता है उसमें जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज जनरेटर के सीरीज में होता है। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ पे जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज जनरेटर के सीरीज में होता है, जबकि यहाँ पे जो नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो करंट जनरेटर के पैरेलल में होता है। लेकिन ये जो
थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस सेम होते हैं। थेवेनिन थ्योरम इक्विवेलेंट सर्किट का वोल्टेज फॉर्म होता है, जबकि नॉर्टन थ्योरम इक्विवेलेंट सर्किट का करंट फॉर्म होता है। इन दोनों सर्किट्स के बीच का अगर मैथमेटिकल रिलेशन देखें तो नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है, जबकि नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज अपॉन थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होती है। नाइन्थ फंडामेंटल फैक्ट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशंस के अंदर सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा। सर्किट जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन के अंदर होता है तो सर्किट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करता है, जैसे सर्किट की जो एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन के अंदर वो सिर्फ 50% होती है। मतलब ये हुआ कि सर्किट जो टोटल पावर जनरेट करता है उस टोटल पावर का सिर्फ आधा पावर ही सर्किट के लोड तक पहुंचता है, बाकी जो 1/2 पार्ट होता है वो सर्किट के सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो जाता है। इसके अलावा सर्किट में जो लोड लगा होता है उस लोड का वोल्टेज लोड टर्मिनल के ओपन सर्किट वोल्टेज के 1/2 के बराबर होता है। लोड रेजिस्टेंस पावर ट्रांसफर टू लोड, जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट के सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है तो उस केस में सर्किट की एफिशिएंसी 50% होती है। मतलब सर्किट जो टोटल पावर जनरेट करता है उसका आधा पावर लोड रेजिस्टेंस को ट्रांसफर होता है, बाकी जो आधा पावर होता है वो सर्किट के सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो जाता है। 10th फंडामेंटल फैक्ट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूजली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर डिजायरेबल होता है। अगर हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम के सर्किट को एडजस्ट किया जाता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, जिसके लिए सर्किट के लोड रेजिस्टेंस को सर्किट के सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल किया जाता है। यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो स्पीकर होता है और जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो एम्पलीफायर होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए सर्किट के लोड रेजिस्टेंस को सर्किट के सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल किया जाता है। कार के इंजन को जब स्टार्ट किया जाता है तो कार के स्टार्टर मोटर को जो पावर डिलीवर होती है वो डिपेंड करती है मोटर के इफेक्टिव रेजिस्टेंस पर एंड बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस पर। जब बैटरी फुली चार्ज हो तो उस केस में ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस होते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मोटर का एंड इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, ये दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। उस केस में इंजन को टर्न ऑन करने के लिए मोटर पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। मोटर पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होना पर्टिकुलरली डिजायरेबल होता है विंटर टाइम में। विंटर टाइम जब कोल्ड इंजन को टर्न ऑन करने के लिए स्टार्टर मोटर पर एवरी वॉट नीडेड होता है, एवरी वॉट जो बैटरी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बैटरी जब वीक होती है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसकी वजह से बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मोटर के इफेक्टिव रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं होता। उस केस में मैक्सिमम पावर कार के मोटर को ट्रांसफर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कार का इंजन स्टार्ट नहीं होता और कार स्टार्ट नहीं हो पाती। 11th फंडामेंटल फैक्ट, पावर सिस्टम को कभी भी मैक्सिमम पावर कंडीशन में ऑपरेट नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन के अंदर सर्किट की जो एफिशिएंसी होती है वो लो होती है, सिर्फ 50%। इसके अलावा जो लाइंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी ग्रेटर होता है। पावर सिस्टम के केस में गोल होता है हायर एफिशिएंसी का, ना कि मैक्सिमम पावर का। तो फिर इन रीजंस की वजह से पावर सिस्टम में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर डिजायरेबल नहीं होती। 12th फंडामेंटल फैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जनरली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन के अंदर ऑपरेट किए जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ये ऑफन डिजायरेबल होता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। रिसीविंग एंटीना पर जो सिग्नल पावर अवेलेबल होती है वो बहुत स्मॉल होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि रिसीविंग एंटीना से मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सिग्नल पावर को रिकवर किया जाए।
पब्लिक एड्रेस सिस्टम के केस में ये डिजायर होता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो एम्पलीफायर से स्पीकर पर, ताकि स्पीकर ऑपरेट कर सके। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की सिचुएशन को मीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एडजस्ट किया जाता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। इसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है, उस टेक्निक में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लोड रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल किया जाता है, जिसमें सर्किट कहा जाता है कि मैच है। अगर हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम के सर्किट की बात करें तो वहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो स्पीकर होता है और जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो एम्पलीफायर होता है। For maximum power, load resistance equal to source resistance। तो ये थे 12 फंडामेंटल फैक्ट्स नेटवर्क थ्योरम्स टॉपिक से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के फंडामेंटल फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।